बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। रात ने अपनी स्याह चादर हर तरफ फैला दी थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। एक बस तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। अरमान अपने दोस्तों के साथ अपने एक दोस्त की कज़न की शादी पर से वापिस आ रहा था। उसके दोस्तों में अली, शहजाद और नदीम शामिल थे। सबने ही शादी को खूब एंजॉय किया था और अब वो चारों अपने दोस्त के कज़न की शादी से लौट रहे थे। बस के तमाम मुसाफिर तकरीबन सो ही चुके थे। सिर्फ वो चारों जाग रहे थे और अपनी बातों में मसरूफ थे कि अचानक बस झटके के साथ रुक गई। सभी हड़बड़ाकर उठ बैठे। ड्राइवर नीचे उतरा और गाड़ी के अगले टायर चेक करने लगा, जो कि दोनों ही पंक्चर हो चुके थे। अरमान अपने दोस्तों के साथ बस से नीचे उतर आया। तारीकी ने अपने साए फैलाए हुए थे। अरमान ने भी अपनी टॉर्च ऑन की और आसपास देखा। उसे दूर आबादी के असरात नजर आ रहे थे। इधर देखो, शायद ये आबादी है। उधर अरमान ने टॉर्च का रुख आबादी की तरफ फेरते हुए कहा। हाँ, शायद मुझे भी लग रहा है, अली बोला। चलो यार, वहां चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या है, अरमान ने कहा। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, शायद वो कोई जिन्नात की बस्ती हो, नदीम खौफजदा से अंदाज में बोला। सभी ने उसके इस तरह कहने से कहकहा लगाया। अब तो जिन्नात की बस्ती में जरूर जाना चाहिए, अरमान ने मजाकिया अंदाज में कहा। लेकिन क्या सिर्फ हम चारों लोग ही उधर जाएंगे, शहजाद बोला। जी हाँ, अरमान ने फैसला कुन अंदाज में कहा। लेकिन यार, हम रास्ता ना भटक जाएं, नदीम ने अंदेशा जाहिर करते हुए कहा। वो इन दोस्तों में सबसे ज्यादा वहमी था। कुछ नहीं होता यार, और क्या तुम हमारे साथ जाओगे, अली ने नदीम से पूछा। लेकिन हम वहां जाकर करेंगे क्या? थोड़ी देर में बस का टायर ठीक हो जाएगा, नदीम ने नचाने का अल्जवाज पैदा किया। बस यार देख कर आ जाएंगे प्लीज, शहजाद ने कहा। ठीक है, चलते हैं। बिलाहिर नदीम भी मान गया। चलो फिर, अरमान बोला और सभी चल पड़े। यार देखो तो कितना आलीशान महल बना हुआ है, हम तो यहीं रात रहेंगे। चलो, लेकिन वो सामने फार्म हाउस बना हुआ है, उधर चलते हैं। यार मुझे तो डर लग रहा है, नदीम ने खौफजदा अंदाज में कहा। डरने की कोई जरूरत नहीं, उधर चलो, और सब फार्म हाउस की तरफ चल पड़े। यार कितना ही प्यारा फार्म हाउस है, शिराज ने खुशी से हर तरफ देखते हुए कहा। क्या वाकई आपको ये बहुत पसंद आया? एक पुरइसरार आवाज ने उन सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया। सभी खौफजदा हो गए और आवाज की सिमत में देखा। वहां एक बहुत ही हैंडसम लड़का, एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो दरअसल हम समझे ये फार्म हाउस है, इसलिए हम इधर चले आए, अरमान बोला। कोई बात नहीं, जल्द ही आप यहाँ से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे, वो लड़की पुरइसरार लहजे में बोली। क्या? सभी हैरानगी से उसे देखने लगे। आप सोफिया की बात को दिमाग पर मत लें, इसकी तो आदत है मजाक करने की, और आज की रात आप हमारे मेहमान हैं, लड़का बोला तो सभी दोस्त मुतमिन हो गए। वैसे लगता है कि शायद आप सबको भूख लग रही है, वो लड़की बोली। नहीं नहीं, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है, हमें वैसे तो सोफिया के नाम का पता चल गया था। उसके बाद अली बोला, उस लड़के से कहा, क्या आप अपना नाम बताना पसंद करेंगे? मेरा नाम सुनकर आप तकरीबन हंस देंगे, मेरा नाम बेनाम है। बेनाम? वाकई हम सब हंस पड़े। गेस्ट हाउस में मौत जैसी खामोशी तारी थी। बेनाम ने सबको अलग अलग कमरे दे रखे थे।
سبھی کمرے نہایت ہی خوبصورت تھے، ہر ضرورت کی چیز سے آراستہ۔ ارمان اپنے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک اسے لگا کہ جیسے اسے کوئی جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ارمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن اس بات نے ارمان کو حیران کر دیا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے پہلے تو بہت ڈر محسوس ہوا، لیکن بعد میں وہ سمجھا کہ یہ اس کا وہم ہوگا۔ چونکہ وہ ایک بہادر انسان تھا، اس لیے مطمئن ہو گیا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ کافی دیر تک وہ سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سبھی دھوئیں میں تحلیل ہو گیا۔ بالآخر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ فارم ہاؤس کی سیر کر لی جائے، اس لیے کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلا اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ سردی میں اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اسے اس طرح لگا کہ جیسے وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہے۔ باہر فارم ہاؤس نہیں تھا، ایک بیابان اور دہشت ناک جنگل تھا۔ وہ ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ اس کی یادداشت چلی گئی ہے؟ کیا یہ فارم ہاؤس تھا ہی نہیں؟ کیا وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا؟ اس طرح کی سوچیں اس کے دماغ میں رقص کر رہی تھی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ علی کی آنکھ کسی کے رونے کی وجہ سے کھلی تھی۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ اس کی نیند بہت پکی ہو چکی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، اور آج کسی کے مدھم آواز میں رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خوف اور دہشت سے اس کا برا حال ہو گیا۔ تاہم وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ باہر جا کر دیکھے کہ کون اتنے مدھم انداز میں سسک رہا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، مگر یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ ایک سمندر کے کنارے کھڑا ہے۔ تاحد نگاہ سمندر ہی سمندر ہے۔ اس نے دور دور تک دیکھا مگر کوئی بھی کنارہ نظر نہ آیا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہڑبڑایا۔ میں تو فارم ہاؤس میں تھا، کہیں مجھے یہاں پر اغوا کر کے تو نہیں لایا گیا؟ اگر اغوا کر کے لایا گیا ہے تو اغوا کرنے والے کدھر ہیں؟ یہاں تو نہ بندہ ہے اور نہ ہی بندے کی ذات۔ یا اللہ میری مدد فرما، اور خدا سے التجا کرنے لگا۔ یہ بات سچ ہے کہ جب انسان ہر محاذ پر زندگی کے کسی بھی اتار چڑھاؤ میں ناکام یا بے بس ہو جاتا ہے، تبھی اسے اپنا خدا یاد آتا ہے، خدا سے مدد کی فریاد کرتا ہے۔ وہ بندہ جس نے کبھی نہ تو بڑی ہے مشکل میں اسے اپنا مشکل کشا صرف خدا ہی نظر آتا ہے۔ آج یہی علی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس اچانک پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے میدان تھا، اور یہ دیکھ کر اسے لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ سینکڑوں کی تعداد میں عورتوں کا ایک بڑا سا لشکر کھڑا ہوا تھا، ایک طرف مردوں کا ایک بڑا سا لشکر بڑی ترتیب سے کھڑا تھا۔ سبھی نے سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ خوف سے علی ساکت و جامد ہو گیا تھا۔ تقریباً سبھی وہاں سسکیاں لے رہے تھے۔ اس کا دماغ سوچنے کی صلاحیت کھو چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ شیراز کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد اور بھائی اسے کفن پہنا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ چلا چلا کر کہنا چاہتا تھا مگر وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ خوف و ڈر، سنسنی سے اس کے پورے وجود پر چھا چکی تھی۔ اس کا خوف کی وجہ سے برا حال تھا۔ وہ ذرا سی جنبش ہی نہ کر سکتا تھا۔ پھر اس کے جنازے کو اٹھا لیا گیا تھا اور سب کے قدم حرکت میں آنے لگے تھے۔ اس کی ماں چھوٹی بہن کا رو رو کر برا حال تھا، بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ بھائیوں اور باپ کی آنکھیں بھی اشک بار تھی۔ کیا ہونا ہے انجام؟ اس کے دماغ میں بار بار یہی بات گردش کر رہی تھی۔ شیراز فطری طور پر ایک بہادر انسان تھا، مگر یہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس کی میت یا لاش نما جسم قبرستان میں لوگ لے کر آ چکے تھے اور اس کی قبر بھی کھودی جا چکی تھی۔ میں زندہ ہوں، دیکھو میں زندہ ہوں، وہ چلا چلا کر کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کہہ پا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ بھی آئے گا؟ باپ اور بھائیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ بالآخر اسے دفنانے کا وقت بھی آ گیا تھا۔
उस कब्र में डाल दिया गया और फिर मनु मट्टी उस पर डालकर लोग वहां से चले गए। इस बात से बेखबर कि उस कब्र में वो एक जिंदा लाश को दफना चुके हैं, हैरत अंगेज तौर पर कब्र में दफन होने के बाद वो हरकत कर सकता था। ये सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और दुनिया और माफिया से बेखबर होता चला गया। नदीम, उठो यार, नदीम उठो। सोफिया मुसलसल नदीम को जगाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? नदीम एकदम उठ बैठा। शुक्र है आप उठ गए नदीम, सोफिया बोली। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? नदीम ने पूछा। वो दरअसल, सोफिया हिकलाते हुए बोली, तुमने ही तो बताया था अपना नाम। बताया होगा, मुझे याद कब रहता है, भूलने की बीमारी है मुझे। अच्छा बाबा, सोफिया बोली, मुझे लगा कि तुम कोई आत्मा या कोई डायन हो और तुमने मेरा नाम अपने इल्म से जान लिया हो, नदीम शरीर लहजे में बोला, जबकि सोफिया के चेहरे पर एक साया सा लहराया। अच्छा, तुम कुछ कहने वाली थी, नदीम ने पूछा। आओ मेरे साथ, सोफिया बोली। लेकिन किधर? नदीम ने पूछा। आओ तो सही, खा नहीं जाऊंगी, सोफिया बोली। क्या पता चलता है? नदीम शरारत से बोला। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, सोफिया जाने लगी। ठहरो यार, मैं आता हूँ, नदीम नरम अंदाज में बोला। चलो फिर। और नदीम उठकर सोफिया के साथ चल दिया। सोफिया उसे मुख्तलिफ रास्तों से गुजारने के बाद एक तहखाने में ले आई। मैंने तुम्हें कुछ दिखाना था और बताना था। हाँ हाँ बोलो, नदीम ने कहा। सोफिया ने एक तरफ कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो काफी तादाद में मर्द और औरतें नमूदार हुई। ये क्या है सोफिया, तुम काला इल्म जानती हो? नदीम ने डरते हुए पूछा। नहीं, मैं खुद एक जिनजादी हूं और ये सभी जिन्नात हैं, उसने कहा। क्या? नदीम हैरत और खौफ से बोला। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ, सोफिया बोली। हाँ हाँ सुनाओ, वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। ये 2007 की बात है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक से वापस आ रही थी। मैं और मेरे साथ एक बस मैन वापस आ रहे थे तो हमारी बस में एकदम धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि बस तबाह हो गई। कोई भी बच ना सका। मैं और मेरे साथी इस दुनिया से चले गए, हमें दफना दिया गया, मगर फिर भी हमारी रूहें भटकती रही और हमने इधर यहाँ पर अपने रूहों का देश बना लिया। वहां से जो भी बस गुजरती है उसमें 4 लोग हमारा शिकार होते हैं। वो 4 लोग एक रात इधर गुजारते हैं और अगली ही सुबह वो खौफ से मर जाते हैं, क्योंकि हम उनको डराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगली सुबह हम उनकी रूहों को वापस बुला लेते हैं और इस तरह वो हमारी मदद करती हैं। और अब तुम चारों हमारी मदद करोगे। इतना कहकर सोफिया ने कुछ पढ़कर नदीम पर फूंका तो नदीम दुनिया से चला गया। अगली सुबह नदीम, शिराज, अली और अरमान की रूहें सोफिया के कब्जे में आ गई। तुम चारों ये बात सुन लो कि हमारी दूसरी रूहों की तरह तुम लोगों को भी वफादारी से हमारी खिदमत करना होगी। मासूम और बेबस लोगों के काम आना हमारा मिशन है। सोफिया उन चारों को समझा रही थी। अब देखना यह है कि अब कौन से अगले 4 लोग इन रूहों में शुमार होते हैं जो अपनी जिंदगी से नाता तोड़कर रूहों की शक्ल में आ जाते हैं। उस बंगले में आज 4 रूहों का इजाफा हो गया था। वो दोबारा जिंदागर नहीं जा सके थे। उनका जिंदगी का सफर खत्म हो गया था। उनको मरने का शौक नहीं था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनको कोई मारने वाला है। उन पर किसी की नजर है जो उन्हें खुद ब खुद इस मकान तक ले जाती है, जो कि रूहों का, जिन्नात का मस्कन है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो क्या चीज होती हैं, वो सिर्फ इनकी मौत होती है। अब उन रूहों के साथ नदीम, शिराज, अली और अरमान की रूहें भी अपने नए शिकार के लिए किसी आने वाली बस का इंतजार करने लगे थे। वो भी उन्हीं की तरह हो गए थे जिन्हें देखकर वो डर गए थे, लेकिन शायद अब लोग उनसे डरेंगे।